तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं दी अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम क्रस्ट, कोर, मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। और हम इसे पढ़ेंगे एक लॉजिकल अप्रोच के साथ, चीजों को इंटरलिंक करके। अब लॉजिकल अप्रोच क्या होती है? इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी फैक्ट को रटने की बजाय उसके पीछे के कारण पे काम करते हैं। क्यों वो चीज हुई, कैसे हुई। इससे क्या होता है, चीजों को हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप चीजों के पीछे के लॉजिक को समझते हैं तो चीजें लंबी याद रहती हैं और आप जल्दी से भूलते नहीं हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी की क्रस्ट है ना। और पृथ्वी का जो सरफेस है वो किससे बना है? रॉक से। रॉक कहाँ से आई? लावा से। लावा कहाँ से आया? पृथ्वी के इंटीरियर से। और हम पहले क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तभी हमें पता चलेगा कि लावा कैसे आता है, रॉक कैसे बनती है, और उससे सरफेस किस तरह से पृथ्वी का बनता है, और इसी रॉक से किस तरह से सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है। तो इस तरह से हम चीजों को इंटरलिंक करके, एक दूसरे से जोड़ के इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चैप्टर को बड़ा आनंद आएगा। इस श्रृंखला को और इस चैन को समझना है तो हमें पहले अर्थ के इंटीरियर को समझना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं। तो हमें कैसे पता कि पृथ्वी का जो इंटीरियर है वो कैसा है? तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स से पता करा कि पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है। अगर हम बात करें, अभी तक हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर पहुंच पाए हैं। और इस 12 किलोमीटर पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां तापमान लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जो ड्रिल मशीन है वो मेल्ट होने लग जाती है। वहां की जो रॉक है, चट्टाने हैं, वो एक प्लास्टिक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। ये सिर्फ मैं 12 किलोमीटर तक की बात कर रहा हूँ। जबकि पृथ्वी का जो कोर है या सेंटर है वो 6371 किलोमीटर गहरा है। तो आइए हम अब इस कोर तक पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने पृथ्वी के एक हिस्से को काटकर यहाँ रख दिया। तो अब हम सबसे पहले पृथ्वी को 3 लेयर में डिवाइड करेंगे। जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। जो बीच की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल। और जो सबसे आखिर की और सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कोर। आपको समझ में आया? तो हमने सबसे पहले पृथ्वी को 3 लेयर में डिवाइड करा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पृथ्वी की कितनी लेयर है? 3 लेयर है। ये जो क्रस्ट है ये है 34 किलोमीटर तक। और हमारी जो मेंटल है वो है लगभग 2900 किलोमीटर तक। और जो हमारा कोर है वो है 6371 किलोमीटर तक। समझ में आया? तो हम एक एक करके इन लेयर को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रस्ट को, अच्छे से चीजों को लिंक करते हुए। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हमारी अर्थ की पहली लेयर क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट को हम कुछ पॉइंटों में पढ़ेंगे, लेकिन उन पॉइंट के सीक्वेंस को जानने के लिए हमें एक एग्जाम्पल पहले समझना पड़ेगा ताकि आपको चीजें याद रहे उस सीक्वेंस में। तो मान लीजिए हम किसी ग्रह के ऊपर जाते हैं। तो हम उसके सरफेस पे जब पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या वहां सिर्फ पानी है कि रोक भी है? जैसे हमें पता चलता है कि अरे हाँ, यहाँ तो पानी भी है, या रोक भी है। अब मान लीजिए हमें पता चला कि यहाँ तो वाटर बॉडी भी है, यहाँ रोक भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? रॉक का टाइप देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस रॉक में कौन से मिनरल्स हैं। धीरे धीरे अंदर जाएंगे, पृथ्वी के गहराई में जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि वहाँ पानी है कि रॉक भी है। फिर हमें पता चलता है अच्छा रॉक है। सबसे पहले हम रॉक को देखते हैं, रॉक का टाइप कौन सा है। फिर हम उस रॉक के अंदर मिनरल्स देखते हैं कि ये किन मिनरल से मिलकर बनाता है। फिर हम उस क्रस्ट के या उस सरफेस के नीचे जाते हैं तो हमें उसकी मोटाई का अंदाजा हो जाता है। अच्छा, यहाँ की थिकनेस अर्थात मोटाई कितनी है। फिर इससे हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इससे हम उसका घनत्व निकाल सकते हैं। जब हमें उनके मिनरल्स के बारे में पता चल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो जो खनिज तत्व हैं उसमें उनके परमाणु भारी हैं कि हल्के हैं। तो हमें उससे उस क्रस्ट का घनत्व भी पता चल जाता है। ठीक इसी तरह हम अपने इस पृथ्वी को देखते हैं। अब मान लीजिए आप आसमान से उतर रहे हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ सिर्फ महाद्वीप नहीं है, यहाँ महासागर भी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी क्रस्ट दो प्रकार की है। नंबर एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अर्थात महाद्वीपीय क्रस्ट। नंबर दो ओशियनिक क्रस्ट अर्थात महासागरीय क्रस्ट। तो पहला हमें क्या पता चल गया हमारे सरफेस के बारे में। तो आगे देखिए। अब मान लीजिए हम आते हैं अपनी पृथ्वी के सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर क्या है? रॉक है। तो हमें
दूसरी चीज क्या पता करनी, रॉक का टाइप। तो हमें पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई है और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बेसाल्टिक रॉक से बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिनरल्स देखेंगे कि हमारे क्रस्ट में किस टाइप के मिनरल्स। नंबर 3, अब हम क्रस्ट के मिनरल्स को देखते हैं। जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें वो जो बनी होती है वो बनी होती है सियाल से, अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम। और इसके परमाणु हमेशा हल्के होते हैं, याद रखना, है ना। अगर इसके परमाणु हल्के होते हैं तो निसंदेह इसका घनत्व भी कम होगा। तो हमें एक चीज और पता चल गई, चौथी, घनत्व के बारे में। और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होती है वो बनी होती है सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और इसके जो परमाणु होते हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, तो इसका घनत्व भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसका जो घनत्व होता है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और इसका जो घनत्व होता है, अर्थात ओशियनिक क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। समझ में आया? इनका घनत्व कम और इसका घनत्व ज्यादा क्यों है? क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के जो परमाणु होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम के जो परमाणु होते हैं, अर्थात मैग्नीशियम के जो परमाणु होते हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, तो थोड़ा सा घनत्व महासागरीय क्रस्ट का ज्यादा होता है। हम इसके साथ साथ मेंटल की भी बात कर लेते हैं कि ये किससे बनी होती है। जो हमारी मेंटल है वो भी सीमा से बनी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसका घनत्व भी लगभग 4.4 से 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच में होता है। और हमारा जो कोर होता है ये सबसे भारी धातुओं से बना होता है। तो भारी धातुओं से बना होता है तो निसंदेह उनके जो परमाणु होते हैं धातुओं के वो भी भारी होते हैं। ये बना होता है निफे से, अर्थात निकल और आयरन से। और इसका जो घनत्व होता है वो लगभग 10 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यह बना होता है भारी धातुओं से जिनमें भारी परमाणु होते हैं। क्योंकि भारी चीजें हमेशा पृथ्वी के नीचे जमी होती हैं और जो हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर आ जाती है। समझ में आया? तो हमने अब तक 4 चीजें सीख ली। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अब हम थोड़ा सा गहराई में आएंगे, और जैसे ही हम गहराई में आएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, अरे यार ये तो बहुत गहरा है, या इसकी थिकनेस और मोटाई का हमें पता चलेगा। तो एक बात बताइए, अब इस इमेज में आप खुद देखिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है कि ओशियनिक क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है। आप इस फोटो में देख सकते हैं हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी मोटाई कम है, अर्थात 5 से 10 किलोमीटर होती है। और हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसकी मोटाई लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक होती है। तो हमें मोटाई का पता चल गया, हम इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब हम इसका इसका क्षेत्रफल जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सिर्फ क्षेत्रफल इसका नहीं देखेंगे, क्षेत्रफल हम सारी लेयर्स का देख लेंगे एक साथ ही। तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल अर्थात एरिया। अब आप इस इमेज को देखिए। अब आप बताइए कि क्रस्ट का एरिया ज्यादा है कि मेंटल का एरिया ज्यादा है कि कोर का एरिया ज्यादा है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं क्रस्ट का जो एरिया है वो ज्यादा है कि मेंटल का एरिया ज्यादा है कि कोर का एरिया ज्यादा है। क्रस्ट हमारी पृथ्वी के सिर्फ 1% क्षेत्रफल को कवर करता है। जो हमारी मेंटल होती है ये वाली, ये लगभग 83 से 84% क्षेत्रफल को कवर करती है पृथ्वी के। और उसके बाद हमारी जो कोर होती है वो 13 से 14% क्षेत्रफल को कवर करती है। तो हमें क्या पता चला, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मेंटल का, उसके बाद जो होता है वो होता है कोर का, और उसके बाद जो होता है वो होता है क्रस्ट का। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। नंबर 1, हमको पता चला कि क्रस्ट के 2 टाइप होते हैं। नंबर 1, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। नंबर 2, फिर हमने देखा कि रॉक के टाइप, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बनी होती है बेसाल्ट से, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो बनी होती है ग्रेनाइट से। फिर हम देखते हैं इनके मिनरल्स को। जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होती है वो बनी होती है सीमा से, और हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो बनी होती है सियाल से। सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो उसके बाद हमें क्या पता चला, जो मैग्नीशियम के जो परमाणु होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, तो सीधी सी बात है परमाणु भारी होंगे तो इसका घनत्व ज्यादा होगा। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका जो घनत्व होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इसके जो खनिज तत्व होते हैं उनके परमाणु थोड़े कम भारी होते हैं। ये हम लिख सकते हैं डेंसिटी, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल। 4, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हम थोड़ी सी गहराई में उतरे, हमें पता चली थिकनेस के बारे में, मोटाई के बारे में।
तो हमें क्या पता चली, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है जबकि ओशियनिक क्रस्ट की मोटाई थोड़ी कम है। फिर हमें पता चला क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, वो है मेंटल का, फिर किसका है, फिर कोर का, फिर किसका है, फिर क्रस्ट का। तो इस तरह से हमने 6 पॉइंट कवर करे। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था, मेंटल जो बनी होती है वो बनी होती है सीमा से, और हमारे जो कोर होती है वो बनी होती है निफे से। निफे में होते हैं निकल और आयरन, जिनके अंदर जो परमाणु होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, इसलिए इसका घनत्व ज्यादा होता है। तो इसका घनत्व होता है लगभग 10 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इसका जो घनत्व होता है वो 4.4 से लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और इसका जो घनत्व होता है हमने पढ़ा था 2.7, और इसका जो घनत्व होता है वो 3। अब हम पढ़ते हैं अगली लेयर के बारे में। अब हम पृथ्वी के धीरे धीरे थोड़ा गहराई में चलते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए यह पृथ्वी का सरफेस है, तो यहाँ मैं एक पेड़ लगा देता हूँ जहाँ आप बैठकर पिज्जा खा रहे हैं और अचानक से यहाँ से एक ज्वालामुखी पड़ता है। तो ये जो ज्वालामुखी निकला है, इसमें क्या निकला, लावा निकला। और लावा कहाँ से आया, अंदर से आया। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में कोई तो ऐसा स्थान है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, और इतना हाई है कि वो वहां की रॉक को भी मेल्ट कर रहा है। तो हमें कैसे पता चला कि अचानक से ज्वालामुखी फटता है, उसके अंदर से लावा निकलता है। तो वो लावा कहाँ से आता है, पृथ्वी के अंदर से। तो हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कोई तो ऐसा स्थान है या ऐसी जगह है जहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर है। तो आप एक बात बताइए, क्या ये जो हाई टेम्परेचर है, क्या ये हमारी क्रस्ट के ऊपर मिल जाएगा? ऐसा थोड़ी ना कि ये, मान लीजिए सरफेस है, आपने यहाँ कोई कुआं या बोरवेल करा, तभी लाल चटनी बाहर निकलने लग गई, लो भैया खाओ समोसे के साथ। ऐसा नहीं है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये जो हाई टेम्परेचर है ये हमारी क्रस्ट के ऊपर तो नहीं है। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। देखिए, और नीचे जाने से पहले हम एक चीज को समझते हैं, वो है ऑर्थर होम्स के बारे में। तो भैया, हमारे जो ऑर्थर होम्स हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी के नीचे कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम, और इन रेडियो एक्टिव पदार्थ की खुद की एक हीट है, एक उष्मा है, उससे टेम्परेचर हाई होता है, और वो हाई टेम्परेचर वहाँ की जो रॉक होती है उनको मेल्ट करता रहता है। तो हमारी पृथ्वी में जो हाई टेम्परेचर का कारण ऑर्थर होम्स ने बताया, वो बताया रेडियो एक्टिव पदार्थ। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा दूसरा कारण जो पहली वीडियो है उसमें भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के इंटीरियर में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण तापमान और दबाव बढ़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। तो तापमान की दर जो शुरू में होती है वो हर 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। फिर थोड़ा सा क्या, मेंटल के पास जाके जो टेम्परेचर की जो रेट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसका जो बढ़ने का रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हमारी जो रॉक होती है वो इतनी जल्दी नहीं पिघलती। उसको पिघलाने के लिए लगभग हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो इतना तो हमें पता है कि ये क्रस्ट के ऊपर तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर इतना टेम्परेचर नहीं होता कि वो हमारी क्रस्ट को मेल्ट कर दे। तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, लगभग 100 किलोमीटर के बाद एक ऐसा जोन शुरू होता है जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, 100 किलोमीटर के बाद कौन सी लेयर शुरू हो जाती है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी क्रस्ट होती है वो 34 किलोमीटर तक होती है, हमारी जो मेंटल होती है वो होती है लगभग 2900 किलोमीटर, और हमारी जो कोर होती है वो हो जाती है 6371 किलोमीटर। अब आप बताइए, 34 किलोमीटर के बाद ही मेंटल शुरू हो जाता है। तो जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो कौन सी लेयर में मिलते हैं, वो मिलते हैं मेंटल। अब मेंटल में भी अपर मेंटल में, अब इसके भी डिवाइड करेंगे आगे, अभी आप समझिए। तो अब आप एक बात बताइए, 100 किलोमीटर के ऊपर जो हमारी लेयर होगी, जो परत होगी, वो कैसी होगी? वो ठोस होगी, सॉलिड होगी। तो इस 0 से 100 किलोमीटर के इस ठोस, इस सॉलिड भाग को हम बोल देते हैं लिथोस्फीयर, अर्थात स्थल मंडल। तो इस लिथोस्फीयर में किस किस का पार्ट आता है? नंबर एक, क्रस्ट का तो आता ही है, प्लस दूसरा जो आता है वो आता है अपर मेंटल का। 34 किलोमीटर के बाद तो मेंटल शुरू हो जाता है। अब देखिए, तो आइए अब जानते हैं ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल क्या होता है। जो हमारा अपर मेंटल होता है वो होता है लगभग 700 किलोमीटर तक। जो हमारा अपर मेंटल होता है वो 34 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होता है, और हमारा जो लोअर मेंटल होता है वो हमने बताया था 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद हमारा जो अपर कोर होता है वो होता है 5150 किलोमीटर तक, और हमारा जो इनर कोर जो होता है वो होता है 6371 किलोमीटर तक। तो आइए थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। हमारा जो क्रस्ट है वो है 0 से 34 किलोमीटर के बीच,
और क्रस्ट से जो नीचे हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्थलमंडल अर्थात लिथोस्फीयर। ये होता है 0 से 100 किलोमीटर के बीच में। और ये किसका पार्ट होता है? ये क्रस्ट का और अपर मेंटल का पार्ट होता है, क्योंकि 34 किलोमीटर तक सिर्फ क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल का पार्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अपर मेंटल। जो हमारा अपर मेंटल होता है वो होता है 34 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच। और इसी बीच 100 किलोमीटर से 700 के बीच एक जोन होता है जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर अर्थात दुर्बलता मंडल। उसके बाद 700 से 2900 किलोमीटर के जो बीच होता है वो होता है लोअर मेंटल। और 2900 से 5150 के बीच आउटर कोर। और 5150 से 6371 किलोमीटर के बीच जो होता है वो होता है इनर कोर। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मेंटल के बारे में। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपर मेंटल के बारे में, फिर पढ़ेंगे लोअर मेंटल के बारे में। तो अब हम अपर मेंटल में भी जिसको पढ़ने वाले हैं वो है 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच के पार्ट को, जिसको हम एस्थेनो स्फेयर बोलते हैं, मतलब दुर्बलता मंडल। तो ये वह 100 किलोमीटर से नीचे की जगह है जहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते हैं। और इन रेडियो एक्टिव पदार्थ की अपने खुद की एक हीट होती है। इसके अंदर होता है यूरेनियम और थोरियम। इनके बीच में कुछ रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से टेम्परेचर बढ़ता है और जो मैग्मा होता है वो ऊपर की तरफ कन्वेंशनल करंट के रूप में ऊपर उठता है और बार बार जाके क्रस्ट से टकराता है। ऐसा बार बार और लंबे समय तक होता है। और इससे क्या होता है, जो क्रस्ट होती है उसके अंदर एक फोल्ड पड़ने लगता है। जैसे यहाँ पर एक दरार या फोल्ड पड़ता है तो जो लावा होता है वो एक प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और एक भयानक उसमें विस्फोट होता है। तो आपको पता चला कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ किस तरह से वहां के चट्टानों को पिघलाकर किस तरह से बार बार क्रस्ट से टकराते हैं और एक दरार पैदा करते हैं और प्रेशर के साथ ये लावा पृथ्वी के बाहर आता है। तो आइए अब जानते हैं इस हिस्से के बारे में कि ये जो पार्ट है ये सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है। देखिए, यहाँ पर होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और हाई टेम्परेचर के कारण आपको लगता होगा कि यहाँ की जो रॉक होती है वो मेल्ट होती है। और इस कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं वह पिघली हुई अवस्था में अर्थात लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचिए, जो 100 किलोमीटर की लेयर इसके ऊपर रखी है उसका भी तो प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा। और दाब अर्थात प्रेशर बढ़ने पर कोई भी चीज सॉलिड अवस्था में चली जाती है। तो मैं कहूँ कि यहाँ प्रेशर भी हाई है तो रॉक जो होगी वो सॉलिड होगी। तो यहाँ की जो चट्टानें होंगी वो सॉलिड होगी, ठोस होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होने के कारण यहाँ जो रॉक होती है या लावा होता है वो सेमी सॉलिड होता है। और सेमी सॉलिड किस कारण होता है? प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है। जो प्रेशर होता है वो उसको सॉलिड बना रहा होता है और जो टेम्परेचर होता है वो उसको लिक्विड बना रहा होता है। तो इसके बीच की एक चीज बनती है जिसे हम सेमी सॉलिड बोल देते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे आउटर कोर के बारे में। तो अब बताइए, ये सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा? तो आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, इतनी लेयर का प्रेशर इसके ऊपर है तो निस्संदेह यह सॉलिड अवस्था में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी गहराई में आने के बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब वह दाब से अर्थात प्रेशर से भी ज्यादा हाई होता है टेम्परेचर। और दूसरा एक कारण तो ये होता है। दूसरा कोर की बात करते हैं तो कोर जो बना होता है वो बना होता है निफे से अर्थात निकल और आयरन से। अब तक हम पढ़ते आए थे कि जो हमारी क्रस्ट है सिलिकॉन से बनी हुई है, हमारी जो मेंटल है वो भी सिलिकॉन से बनी हुई है। लेकिन जब हम कोर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें बदलाव आता है और वो होता है निकल और आयरन। अब देखिए, जो आयरन अर्थात लोहा होता है वो थोड़ा सा जल्दी मेल्ट होता है। आप ये बात याद रखना। जो सिलिकॉन होता है वो जितना ऑक्साइड के साथ मिलता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो जो सिलिकॉन होता है वो उसको उसको मेल्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि जो आयरन अर्थात लोहा होता है उसको मेल्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो दूसरा रीजन ये हुआ कि ये जो लेयर होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है ना कि ठोस में। कारण प्रेशर से ज्यादा टेम्परेचर होता है। दूसरा, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि लोहा और निकल ये थोड़ा सा जल्दी मेल्ट होते हैं, जिसके कारण आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है अर्थात पिघली हुई अवस्था में। अब हम बात करते हैं इनर कोर की अर्थात 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ तक आते आते क्रस्ट का, मेंटल का और कोर का कितनी लेयरों का प्रेशर इसके ऊपर होता है। तो यहाँ पर प्रेशर अर्थात दबाव बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है लेकिन वह प्रेशर की अपेक्षा थोड़ा कम होता है।
तो प्रेशर हाई होगा, तो मैंने कहा था जब प्रेशर हाई होता है तो वह चीजों को सॉलिड फॉर्म में बदल देता है। तो यहाँ पर प्रेशर हाई होता है क्योंकि ऊपर की सभी लेयरों का जो दबाव होता है वो इसके ऊपर पड़ रहा होता है। तो हमारा जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। देखो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि ये सॉलिड क्यों होता है या लिक्विड क्यों होता है, बस तुम्हें याद रखना है। इसका मैं प्रूफ है वो मैं आपको आगे दे दूंगा जब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं असंबंधता। पहले तो हम जानते हैं डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगें जब वह एक लेयर से दूसरी लेयर में जाती हैं तो उनकी दिशा और गति बदलती है। उन बदलाव वाली जो बाउंड्री होती है, जो इनकी जो बदलाव जहां से ये चेंजमेंट होता है, उन बाउंड्री को बोलते हैं असंबंधता अर्थात डिसकंटिन्यूटी। आपको समझ में आया कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है? तो क्या है, जिन बाउंड्रियों से भूकंपीय तरंगों की दिशा और गति में बदलाव आता है, तो उन बाउंड्रियों के जो नाम होते हैं उनको हम डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी है वो है कोनार्ड। तो ये किस किस के बीच में है? ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। जो कोनार्ड होता है वो शब्द शुरू होता है सी से, और हमारी जो क्रस्ट और जो हमारी क्रस्ट का जो वर्ड शुरू होता है वो भी सी से शुरू होता है। तो कोनार्ड का संबंध हम सी से बना के रखेंगे। ठीक है। कोनार्ड के बाद मोह, ये होती है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। उसके बाद होती है रेपेटी, ये होती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। उसके बाद होती है गुटेनबर्ग, ये होता है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और उसके बाद होता है लेहमैन, और ये होती है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। अब थोड़ा सा तो इसको याद करने के हम एक ट्रिक जानते हैं। तो पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि इन डिसकंटिन्यूटी को हम एक क्रम में कैसे याद रखें। तो देखिए, तो हम इसकी एक ट्रिक बनाते हैं, जैसे कि कौन हो रे, अपन बोलते हैं ना, जैसे कोई आता है तो कौन हो रे, है ना। उसके बाद बोलते हैं, तो यहाँ है गुट, गुट की जगह हम बोल देंगे छुट, छुट ले। तो गुट की जगह हम बोल देंगे छुट ले, गुट ले की जगह छुट ले, है ना। तो क्या याद रखना, कौन हो, मोहो, रे, रेपेटी, छुट, गुट, गुटेनबर्ग और ले, लेहमैन। जब हमको एक डिसकंटिन्यूटी का पता चल गया कोनार्ड का, तो उसके बाद हम उसके नीचे सभी डिसकंटिन्यूटी का पता लगा सकते। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझाने की। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।